हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशांत शर्मा है और मैं फोरेंसिक बाय प्रियांशी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड की बात करूँ, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल लुक अबाउट दी टॉपिक्स, कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो टॉपिक कवर्ड आर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, motion of a charged particle, electric flux, application of Gauss theorem, spherical shell. These are the topic which we will cover in this particular lecture. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आज से 14 अरब साल पहले जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधेरा था, तो एक छोटे से पार्टिकल से धमाका सा होता है। उस धमाके में से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। दो चीजें जो दुनिया में तब थी उतनी ही आज है, उतनी दुनिया में तब तक रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। उन दो चीजों का नाम था मास और चार्ज। जैसे 11th क्लास में मास के बारे में पढ़ा है कि मास किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इक्विवेलेंट है चार्ज। चार्ज भी किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी सारी चीजें मास और चार्ज पे डिपेंड करती है, लेकिन ये चीजें किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो हम मास के बारे में पढ़ चुके 11th क्लास में, या किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। तो चार्ज बेसिकली क्या है? जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तब जो बॉडी पे क्वांटिटी डेवलप होती है उसे हम चार्ज कह देते हैं। तो जैसे मैंने रब किए तो इस बॉडी से इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। मतलब डोनर जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, रिसीवर जो होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहीं पे हम बात करें अगर, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन द क्वांटिटी डेवलप्ड इज कॉल्ड चार्ज। इसे हम डिनोट करते हैं चार्ज को क्यू से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें कूलाम्ब का था, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं? कूलाम्ब। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज इक्विवेलेंट टू मास। चार्ज मास के इक्विवेलेंट है। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब हम बॉडी को रब करेंगे, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो कब हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तभी ये पॉजिटिव चार्ज हो पाया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का कैलकुलेट करना हो, जैसे Q1 Q2 Q3 इस बॉडी पे चार्ज है, तो Q नेट टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। ऐसे ही चार्ज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि चार्ज इस दुनिया में तब से है जब से यूनिवर्स बना है। जितना चार्ज तब था उतना ही चार्ज आज है, उतना ही चार्ज 100 करोड़ साल बाद तक रहेगा। मतलब इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इंटीजर का मतलब इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या 0.25% इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन तो टूट ही नहीं सकता ना, इट इज अनब्रेकेबल। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन हमारी बुक जो है इलेक्ट्रॉन को बेस मानते हुए लिखी गई है। वरना इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। 1/3 वो होता है डाउन क्वार्क, 2/3 अप क्वार्क बोल देते हैं। खैर, वो बाकी बातें हैं। तो ऑलवेज इंटीजर फॉर्म। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? Q इक्वल टू एन से पता लगा सकते हैं, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम होता है। ये होती है इंटीजर प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, क्वांटाइजेशन। अब बात करें कि जो चार्ज है ये क्यों रिपल करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज को समझाया कुल्लाम्ब ने, जो कि एक इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि यार दो चार्ज जो रिपल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके पीछे एक फोर्स होगा। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ये कूलाम्ब से पूछा गया। तो कूलाम्ब साहब ने कहा कि भाई दो चार्ज के भी लगने वाला जो फोर्स होगा, इफ वी प्लेस टू चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, है ना, लेट मी चेंज द पेन फ्रॉम हियर, एट ए डिस्टेंस आर। तो ये वाली बॉडी 1 है, लेट्स से दिस इज द सेकंड बॉडी। तो क्या हुआ? इसने इस पे चार्ज लगाया 2 पे, किसने? 1 ने। इसने इस पे चार्ज लगाया 1 पे, किसने? 2 ने। तो इस कंडीशन में जो F12 होगा 2F1 के बराबर होगा। इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि ये एक्शन है
और बदले में यहाँ से क्या मिलेगी? रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज। इसका मतलब क्या है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2। ये क्या हुआ भाई? F इक्वल टू के, क्या हो रहा है? अच्छा, एक सेकंड। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हम इसे F इक्वल टू क्या कह सकते हैं? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, जहाँ K क्या चीज़ है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁹ और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज ए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो होता है क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन कितनी होती है परमिटिविटी की? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ml-1 t-3 ml-1 वो m-1 l-3 t4a2, ये डायमेंशन हो जाती है। तो फोर्स क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब ने बताया फोर्स के बारे में, है ना? अब यहीं से इसके कुछ स्पेशल पॉइंट आ जाते हैं। तो अगर मैं इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूं, पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखे, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी भला? वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्वांटिटी वेक्टर लेनी पड़ेगी, और हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू वेक्टर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। या इन अदर हैंड वी कैन राइट इट एज F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे फर्स्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो, ये एक्शन हुआ, बदले में रिएक्शन मिला, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के इक्विवेलेंट है। इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग का मतलब कि दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर लगता है। ये एक चार्ज इधर, तो ये सेंट्रल फोर्स है जो सेंटर टू सेंटर लगेगा। और दुनिया के जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जो सेंट्रल फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा? कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो ये कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मतलब जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स इज डिक्रीजेस व्हेन चार्ज केप्ट इन ए मीडियम। अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स के टाइम डिक्रीज हो जाता है। के क्या होता है? के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पिछले वाले के से अलग है, याद रखना कभी पिछले वाला का। पिछला वाला के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो न्यू फोर्स हो जाएगा एफ न्यू इक्वल टू एफ ओल्ड डिवाइडेड बाय के। ये हो जाता है हमारे पास न्यू फोर्स। अब जब दो चार्जेस के बीच फोर्स है एफ, मान लो, अब उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज एंट्री मार देता है, तो क्या दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तीसरे के आने पे या नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन थर्ड चार्ज प्लेस्ड नियर द टू चार्जेस। जैसे एक चार्ज ए रहा, एक चार्ज ए रहा, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगा है एफ। अगर मैं एक थर्ड चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो ये इस पे भी लगने लगेगा फोर्स, लेकिन ये वाला फोर्स अनअल्टर्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये बातें थी कुलाम्स लॉ की। अब इस कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है कि हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो क्या लिमिटेशन है भाई? पहली लिमिट, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। किसके लिए वैलिड है? रुके हुए चार्ज के लिए, क्योंकि वी आर स्टडिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज व्हेन द चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, देन इट ओरिजिनेट some external field which is apply the force on the other charges। तो वही बात है कि चार्ज रुका होना जरूरी है। तो स्टेशनरी चार्जेस एंड रिवॉल्विंग चार्जेस इन ए फिक्स ऑर्बिट, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये रहा।
ऐसे रिवॉल्व कर, तो ये फिक्स ऑर्बिट के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये स्टेशनरी माना जाएगा। ऐसे ही ये दोनों के लिए वैलिड है, स्टेशनरी चार्जेस एज वेल एज रिवॉल्विंग चार्जेस। और क्या है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। जो बड़े बड़े चार्ज होंगे, जो कि बड़े चार्ज तो होते नहीं, बड़े चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ था पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ऐसे कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम देख सकते हैं दीज आर द पॉइंट चार्जेस, दे आर प्लेस एट ए डिस्टेंस आर। तो दोनों के बीच कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव नेचर है, और ये अट्रैक्टिव नेचर है, और मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही है, लिखा है। अब अगर आगे देखो, अब यही मैं प्रोग्राम के बारे में बता रहा था तुम्हें कि मार्गदर्शन प्रोग्राम में हम क्या चीजें करने वाले हैं, कंप्लीट एकेडमिक प्रेपरेशन करेंगे, जिसमें हम तुम्हें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट पीसीबी नोट्स एंड डीपीपी मिलने वाली है तुम लोगों को, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे, वो आपको सब प्रोवाइड कराया जाएगा इस प्रोग्राम में। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें तुम्हें साथ साथ एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, जिसमें डीवी से लेकर के पर्सनलाइजेशन कॉलेज, रेस्क्यू प्लान, प्लान बी, इन केस अगर आपको आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता तो उसके लिए क्या प्लान बी है वो सब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ साथ स्मार्ट टूल मिलने वाले हैं, जिसमें 80 प्लस फोरेंसिक कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा तुम लोगों को, कि किस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितनी फीस है, कैसे कोर्स में एडमिशन लेना है, ये सब इसमें बताया जाएगा। स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलेगा तुम्हें, कि तुम्हारा स्कोर कितना है, उस स्कोर के बेस पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट, जैसे जैसे कोई भी न्यू अपडेट आती है किसी भी कॉलेज से रिगार्डिंग, आपको लगातार पता चलता रहेगा लाइव। साथ 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 में इसके साथ क्या मिलने वाला है, ग्रुप सेशन विद प्रियांशी मैम। जो प्रियांशी मैम है वो खुद ग्रुप सेशन लेगी और लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी शेयर करेगी आप लोगों के साथ, कि किस तरह से आप लोगों को डील करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है अपने जर्नी में। ठीक, तो ये प्रोग्राम की बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है 2999, और हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं या तो इस वेबसाइट पे जा करके www.forensicbypriyanshi.com पे, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। जब इस प्रोग्राम को अगर आप एनरोल करते हो तो इसमें जो पीसीबी के नोट्स मिलेंगे वो ये वाले नहीं होंगे, ये तो कंसाइज नोट्स है ना। उसमें आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज डिटेल में, जो कि सीयूटी यूजी के लिए, मतलब उससे अलावा सफिशिएंट चीजें मिलेगी, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि चार्ज था तो दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था, तो फोर्स लग क्यों रहा था, गुलाम ने बताया कि भाई दो चार्ज रिपेल अट्रैक्शन करते हैं फोर्स की वजह से। वो फोर्स क्यों लग रहा है, वो फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हर एक चार्ज एक अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। अब वो जो फील्ड है, वो जो रीजन है, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, एंट्री मारेगा, तो उसे वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, है ना। कि जैसे अब ये चार्ज रखा है मेरे पास, इसके आसपास का अपना एक फील्ड है, ये रीजन है। अगर कोई अनदर चार्ज के रीजन में आता है तो इस पे एक फोर्स लगाएगा, अगर रीजन से बाहर है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज आया, इस चार्ज पे क्यू नॉट पे एक फोर्स लगाएगा ये, इस तरफ को एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिख सकते हैं इसे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसकी यूनिट न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर होती है, एंड ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, बिकॉज इट इज हैविंग ए डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर डायपोल की बात करें, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की बात करें, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो है ये, है ना। एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, वी विल गेट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ कह रहा बार बार में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो मैं यहाँ पे ई लिखूंगा, यहाँ पे आर लिखूंगा, और मैं देख पा रहा हूँ कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के है, तो वो यहाँ से चलते हुए इस तरह से चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, अब ऐसे ही बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है भाई, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख तो रहा नहीं ना, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, और निगेटिव चार्ज की तरफ को टर्मिनेट होगी।
देखो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ को टर्मिनेट करेगी इस तरह से, और पॉजिटिव की तरफ को क्या हो रही थी, ये ओरिजिनेट हो रही थी। ये इस तरह से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पे इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ऐसे ही दे नेवर फॉर्म ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का मतलब पॉजिटिव से निकलेगी और पॉजिटिव पे वापस जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। एक बार पॉजिटिव से निकली तो हमेशा निगेटिव पे जाके रुकेगी। दे ऑलवेज फॉर्म कॉन्टिन्यूस लूप, कॉन्टिन्यूस लूप का मतलब पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये सीधा ऐसे जाएगा, ऊपर से चल करके ऐसे जाएगा और नीचे से ऐसे जाएगी, तो ये कॉन्टिन्यूस लूप बनाएगी। लार्ज डेंसिटी शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे कम होगी वहां पे कम होगा। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फंडा है, बढ़िया, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्क करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देगी, बस हमें फील करना है कि जैसे कोई चार्ज है उसके पास में दूसरा चार्ज रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट के पास कोई आयरन का पीस रखते हैं तो वो चिपक जाता है, लेकिन थोड़ी दूर रखेंगे तो नहीं चिपकेगा, ऑब्वियसली। अब यहीं पे हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये मॉलिक्यूल्स में मिलता है, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, तो उनमें पाया जाता है। तो है क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, एक ऐसा सिस्टम जो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, देखो पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों डी डिस्टेंस पे रखा है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज फाइंड इन मोलिक्यूल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड NH3। दे देयर आर टू टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स, कितने टाइप के मोलिक्यूल होते हैं, दो टाइप के, एक तो होता है पोलर मोलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मोलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है जब हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जबकि नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H2O की, तो H2O में देखो, यहाँ H, यहाँ पे HO, -2 होती है इसकी, +1 तो यहाँ +2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस में रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक मोमेंट है, और यही मोमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है भाई, मतलब द मल्टीप्लिकेशन, देखो ये लिखा भी है, हाइड्रो इसकी H2O की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब मीटर, और एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे रखे हैं मान लो, इसका चार्ज Q -Q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 12, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये इस तरफ को चल के ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आती है P वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 12 के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं आराम से। तो ये होती है भैया हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक है 10 माइक्रोकुलाम -10 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, और हमसे पूछा जाए P फाइंड करो, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 12, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻6, 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, याद रखना 2 इंटू 10 मत कर देना, ये 10 पूरा 12 के बराबर है, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम मीटर, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। अब इसी के साथ चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा, तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे लेट्स से, अब देखो लेट्स से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा, और जो न्यूट्रल चार्ज होगा न्यूट्रॉन ये कहीं नहीं भागेगा। तो मोशन क्या होगा इस केस में, जो इसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा बिल्कुल। इस स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या F इक्वल टू होता है एम इक्वल टू क्यू इंटू ई। कितने एक्सेलरेशन से चले गए, तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, ये एक्सेलरेशन हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ये तो था केस फर्स्ट, जब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन ये कौन सा केस, केस टू ये वाला है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं इसे ऐसे वेलोसिटी दूंगा तो ये आगे को चल करके ऐसे गिरेगा। ऑब्वियस बात है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रिपल करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे गिरेगा। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थीटा एंगल है मान लो, तो इस केस में सेम टू सेम रहेगा, बट डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंटर इट मूव अलोंग द फील्ड, ये वही चीजें लिखी है सारी। अब चार्ज पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन, ये भी मैंने बताया क्यू ई अपॉन एम होता है। वी कैन कैलकुलेट टाइम टू फॉल, के कितनी देखो जा रहा है, कितनी देर में गिरेगा। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, वही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s अपॉन ए, या टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2s अपॉन ए, ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है बात। तो हम यहाँ से टाइम टू फॉल निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली। खैर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, किसी भी डाइपोल के, देखो डाइपोल जो होता है, डाइपोल ये मान लो डाइपोल है, इसकी दो लाइन होगी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल जो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्सियल जो उसके एक्सिस के साथ चल रहा है, तो उसके एक्सियल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों पे भी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेरिवेशन की, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज 2l डिस्टेंस पे रखा है, और यहाँ से एक पॉइंट x है जिस पर हमें कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल के एक्स लाइन बन जाएगा, ये q, ये माइनस q, और ये क्या करेगा, ऐसे रिपल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो इसकी डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ मिड पॉइंट से, अगर ये पार्टिकल, ये जो पॉइंट है x, ये x डिस्टेंस पर है, तो इस वाले चार्ज से कितना हो जाएगा, ये x प्लस एल हो जाएगा, और इस वाले से कितना हो जाएगा, ये x माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पे 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा ये। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो आर स्क्वायर है वो मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे किसे, आर स्क्वायर को। जब आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू ये वाला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन R4, इससे एक आर कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब, जहाँ q इंटू टू ए क्या हो जाएगा, q इंटू टू ए को हमने क्या माना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ से बड़े इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल लाइन पे कितना मिला, हमें 2p अपॉन आर क्यूब या एक्स क्यूब कह देते हैं। ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन देखो दिख रही है तुम्हें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा भला, अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से, ये वाला रिपल करेगा इसे ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से, इन दोनों का नेट कहाँ पे निकल जाएगा, बीच में निकलेगा E नेट। तो हम E नेट का वैल्यू लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू E2E कॉस थीटा। कैसे आया, देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा हो जाएगा, तो दोनों थीटा है, तो यहाँ पे जाकर के क्या मिल जाए इसका, इसका E1 का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, E1 कॉस थीटा, और यहाँ से E2 कॉस थीटा। तो हमें 2E, चूंकि E1 E2 दोनों सेम है, तो हमने E1 E2 को E माना, तो दोनों ऐड होकर के 2E कॉस थीटा हुआ। अब अगर मुझे वैल्यू पुट करनी हो तो 2 ऐसे ही, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
अंडर रूट ये डिस्टेंस लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एल इन 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये है डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बड़े इजीली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई शक वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे आर स्क्वायर है वो मच मच ग्रेटर देन है एल स्क्वायर से, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे एल स्क्वायर को, तो हमारे मिल जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। पीछे 2p था, इसमें p अपॉन आर क्यूब है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सएल का हाफ होता है। ठीक है, तो खैर ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है। नेक्स्ट की बात करें, जब इस डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है, तो उस पर एक फोर्स इधर को लगेगा, एक फोर्स इधर को लगेगा, जिसकी वजह से घूम जाएगा, तो वो होता है टॉर्क। कोई भी चीज जो किसी चीज को घुमा रही हो उसे हम क्या कह देते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला है, अगर मैं टॉर्क की बात करूँ यहाँ पे, तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, बड़े इजीली कर सकते हैं कैलकुलेट। देखो ये रखा डायपोल, पॉजिटिव चार्ज तो इसके साथ भागता है, अभी मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा, फोर्स क्यू से, नेगेटिव अपोजिट भागेगा क्यू से, दोनों मिलाकर के कपल बना देंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आर परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली परपेंडिकुलर, ये कैसे कैलकुलेट होगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या आएगा 2a साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा बोला, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा हो जाता है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म होती है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो हमने यहाँ पे देखा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमने कैलकुलेट वो हमने कुलाम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा, जैसे डायपोल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऐसी होती है जहां पे कुलाम्स लॉ वैलिड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेसफुल हो जाता है। कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कुलाम्स लॉ लगा के, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे उस सिचुएशन को, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुलाम नाम के साइंटिस्ट को हटा करके गॉस नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी जिसका नाम पड़ा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले गॉस लॉ को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी भी सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो मैंने कोई बीच में सरफेस रखा, मेरा हाथ रखा है, इसे ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, फोर, ये फ्लक्स कहलाएगा। फोर लाइन क्रॉस करे तो फ्लक्स कितना हुआ, 4 हुआ। अब जितनी फील्ड लाइन है टोटल, वो तो फील्ड लाइन ही मानी जाएगी, लेकिन जितनी फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या बना, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई इंटू ए कॉस थीटा, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या एरिया, कॉस थीटा तुम्हें पता है एंगल। अभी जो एंगल है किस किस के बीच का है, एंगल है एरिया वेक्टर, किसके बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो एरिया का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर का एंगल है, तब एरिया वेक्टर समझते हैं क्या होता है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करने वाला वेक्टर। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। जैसे क्यूब है, इस क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे इसके एरिया वेक्टर्स हो जाएंगे। तो 6 फेस पे 6 एरिया वेक्टर वर्क करता है, तो ई ए कॉस थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुझे फ्लक्स की मैक्सिमम कंडीशन निकालनी हो, कोई भी फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा बताओ मुझे। जैसे कि मेरा हाथ है, यहाँ पे फील्ड लाइन चले, अगर ये फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइन जब इसे क्रॉस करेगी तो मैक्सिमम माना जाएगा, तो इस टाइम में मैक्सिमम फ्लक्स है। और मैंने ऐसे रख दिया हाथ को, तो फील्ड लाइन ऐसे चल रही है,
तो जीरो फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स है, क्योंकि फील्ड लाइन से क्रॉस ही नहीं करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी। तो इस कंडीशन में एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर ये चल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रहा, तो दोनों दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन में एरिया वेक्टर ये रहा और फील्ड लाइन तो वैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो वहां पे मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड एंगल बिकम जीरो और फ्लक्स विल बी मिनिमम एंगल बिकम 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम। इस कंडीशन में देखो ये रहा, एरिया वेक्टर ऊपर को चल रहा है, चल रहा है एरिया वेक्टर ऊपर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चल रहा है इधर को, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच का, 90 डिग्री, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे, और ये ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसके बीच में जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। अंडरस्टूड। अब इसी फ्लक्स को यूज किया गॉस ने, और गॉस ने थ्योरम दी किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। देखो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ई कॉस थीटा लगाएंगे, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इट स्टेट्स दैट गॉस थ्योरम लगाएंगे, है ना, क्लोज सरफेस के लिए। देखो इस प्रोग्राम में मैंने तो बताया कि चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई जाएंगी, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बात याद रखना, कभी तुम सोच रहे हो कि सर ये टॉपिक छूट गया, ये जो टॉपिक छूट गया वो जानबूझ के छोड़ा गया है। हमने फिर भी इतना कवर किया है इसमें कि तुम्हें जितना पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हारी बढ़िया रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ समझना है बहुत अच्छे से, इंगेजिंग वे में, बढ़िया तरीके से, तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की फीस बहुत ही मिनिमल है, 2999, और यहाँ पे तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगी सब चीज़ों की, और डीपीपी नोट्स जबरदस्त करके प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो it states that the total flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times total inside charge। कि टोटल फ्लक्स जो होगा इससे निकलने वाला 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम के टोटल इनसाइड चार्ज के बराबर होगा। चार्ज कौन सा लेना है, इनसाइड वाला, ध्यान रखना बात ये। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज, जैसे कि एक तो गोला ये है, एक ये क्यूब है, तो दोनों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा φ1 वो φ2 के इक्वल होगा। कंडीशन क्या, चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना, और ना ही ये किस पे डिपेंड करता, शेप पे डिपेंड करता, ना ही साइज। साइज का मतलब छोटा गोला, बड़ा गोला, क्यू अंदर, क्यू अंदर, तो इस केस में भी φ1 इक्वल टू क्या होगा, φ2 ही रहेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, φ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और ई ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने मॉडिफाइड गॉस थ्योरम डायरेक्टली लगा दी। ये इसका एरिया वेक्टर है छोटा सा, ये एरिया वेक्टर चल रहा है, इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, दोनों के बीच एंगल जीरो हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व नहीं हो रही थी, वो इसके थ्रू सॉल्व की जा सकती है। अब एप्लीकेशन करने के लिए, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन करने हैं तो उसके लिए हम तीन चीजें होती है, देखो। लीनियर चार्ज वायर के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, सरफेस के लिए किसी भी प्लेट, चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, किसी चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस कंडीशन में गॉस लॉ लगाएंगे। तो देखो जैसे लीनियरली चार्ज वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन एरिया हो जाता है। और ये होती है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे कर सकते हैं रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से, या रो से डिनोट करते हैं। तो तीन तरह की डेंसिटीज होती है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड है, और चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब इस लीनियर चार्ज वायर के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये लीनियर चार्ज वायर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इक्वल टू ई टू पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई तो ऐसे ही, टू पाई आर एल क्या है, ए, तो मैं बता दूं, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ई तो ऐसे ही, ए क्या होता है, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा बोला, टू पाई आर एल। तो टू पाई आर एल हमने लगा दिया, इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या होती है, चूंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, तो ऊपर क्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल रखा सब कुछ, तो ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, वन अपॉन आर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे लगाया ये, यहाँ लिखा ई, यहाँ पे लिखा आर, और ये जस्ट लाइक दिस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली से।
अब अगर इस चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है टोटल फ्लक्स जो होगा इस प्लेट से निकलने वाला वो दो तरफ को होगा φ1 प्लस φ2। देखो इस तरफ को चल रहा है ये φ1, इस तरफ को चल रहा है ये कितना φ2। टोटल फ्लक्स φ1 φ2, फॉर्मूला 2e cos थीटा इंटू ए लगा देंगे। भाई ई ए cos थीटा इसका, ई ए cos थीटा इसका, तो 2e cos थीटा, 2e ए cos थीटा कितना हो जाएगा cos जीरो। जीरो तो होगा इस केस में क्योंकि एरिया वेक्टर भी इसके इधर को चल रहा है, इसके एरिया वेक्टर भी इधर को चल रहा है, तो पैरेलल है तो जीरो। तो बचा हमारे पास 2e a। अब फ्लक्स क्या होता है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और q अपॉन ए क्या होता है बोला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जैसे पिछला वाला डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब स्फेरिकल शेल आ जाता है यहाँ पे हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन। स्फेरिकल शेल की खासियत है कि कोई भी स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर अगर मैं चार्ज भर भी दूं तो ये चार्ज यहाँ नहीं रुकेगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा सरफेस पे आ जाएगा। जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा किसी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के केस में नहीं होगा, बाकी सबके केस में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके ग्राफ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होता है, तो ग्राफ यहाँ से ये गलत है, यहाँ से नीचे ग्राफ बनेगा ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर जा करके इस तरह से हो जाएगा ग्राफ। तो इसका ग्राफ है। ठीक, अब हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सारी थ्योरी कवर की जितनी हो सकती थी हमसे। क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, मान लो ए डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो आंसर जीरो, यस। A charge q divided into two parts q1 and q2 such that the force between them is maximum। q1 एंड q2 को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब q1 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, q2 के इक्वल होगा। तो इस केस में फोर्स विल बी द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा इस केस में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड चार्ज करता है डिपेंड, डिस्टेंस पे करता है, मीडियम पे, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सेस चार्ज रिसाइड। किसी भी इक्विलिब्रियम में तो सारा का सारा चार्ज वो कहाँ पे रिसाइड होता है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस पे, सरफेस पे डिसाइड हो जाता है, रिसाइड हो जाता है ना, तो सरफेस पे रिसाइड हो जाता है इस तरह से। ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्वांटिटी रिमेन जीरो। एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पे एक फोर्स आगे को लग रहा है एफ, एक फोर्स पीछे को लग रहा है एफ, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा इस पे जीरो। तो टोटल फोर्स जीरो, तो यही जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पे और मीडियम पे। चार्ज पे डिपेंड करता है इनसाइड, आउटसाइड वाले पे डिपेंड नहीं करता। तो बस ये ऑप्शन सी हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं कर सकती। क्लोज लूप नहीं बनाती। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट टू नेगेटिव, यस, पॉजिटिव से निकलेगी टर्मिनेट नेगेटिव हो जाएगी। पैरेलल होती है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकती कभी भी। कुलाम्स लॉ एक्सपोनेंट चेंजेस फ्रॉम 2 to 3, गॉस लॉ विल। कुलाम्स लॉ 1/r² को 1/r के क्यूब से रिप्लेस कर दे तो क्या गॉस लॉ लगेगा, नहीं लगेगा। गॉस लॉ नॉट होल्ड ट्रू, क्योंकि गॉस लॉ इज इक्विवेलेंट टू कुलाम्स लॉ व्हिच इज 1/r²। आर क्यूब तो होता ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है होलो चार्ज कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। अभी बताया मैंने, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस नो चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। द मोशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, रोटेट करने लगता है। रोटेट करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म में रोटेट के साथ साथ आगे को भी चलेगा, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए डाइपोल कितना होगा, जीरो। डाइपोल से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो। देखो डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सेल पॉइंट कैसे वेरी करता है, एक्सेल पॉइंट पे 1/r क्यूब के हिसाब से वेरी करता है, आर क्यूब के हिसाब से।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये सब यूटी यूजी के क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये सब पढ़ रखा हमने पीछे भी। फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है F इज इक्वल टू चार्ज पे, चार्ज एंड फील्ड दोनों पे डिपेंड करेगा, ये गलत ऑप्शन है, चार्ज एंड फील्ड दोनों पे डिपेंड करता है। तो वही बात है, मार्गदर्शन प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हम इसमें फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे आपको, नाउ एडमिशन टू मार्च टू अक्टूबर, फुल सपोर्ट फ्रॉम नाउ टू टिल एडमिशन मार्च टू अक्टूबर। 299 का बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, इसमें तुम लोग सारी चीजें देखोगे और कवर अप कर पाओगे, और इन्हीं चीजों में हमें सब कुछ करते चलना है, क्योंकि देखो हमारा गोल क्या है, CUT यूजी क्रैक करना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन ये बिना गाइडेंस के तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तुम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हें गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक तुम मंजिल कैसे पाओगे। तो उस गाइडेंस को हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, हमारी पूरी टीम मिलकर के, प्रियांशी मैम की टीम मिलकर के साथ रहेगी, और तुम लोगों को पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें हम एडमिशन तक, कॉलेज के फर्स्ट डे तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक तरीके का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, आपको उंगली पकड़ करके लेकर के जाएंगे। कोई भी प्लान बी, कोई भी फीडबैक, सब कुछ बढ़िया रहेगा, सारे नोट्स मिलेंगे, बढ़िया रहेगा सब कुछ। आप एनरोल कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके या फिर वेबसाइट पे जा करके। सो आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिखना वीडियो पे। बाकी आपकी जर्नी बड़ी अच्छी हो, आपको पसंदीदा कॉलेज मिले। विश ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द होल टीम ऑफ फोरेंसिक बाय प्रियांशी।